सोचो अगर एक दिन तुम अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है, लेकिन एक रहस्यमय पल तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको पूरी तरह से चौंका देगी। द लेजेंड आर ट्रू। इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर ली सान गलती से अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है और एक ओनिक्स पैरल से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसके पास सिर्फ 3 महीने का समय है और इस दौरान उसे एक्सुआन क्विंग, एक फिनिक्स वॉक्स डीमन के साथ मिलकर स्पिरिचुअल क्यूआई के अवशेषों को ढूंढना होगा ताकि वह जिंदा रह सके। इस सफर में वे दोनों कई रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों से टकराते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वह समय रहते अपनी जान बचा पाएगा? क्या ओनिक्स पैरल उसे नई शक्तियाँ देगा? और आखिर ये लेजेंड्स सच में क्या हैं? अगर आप एक्शन, एडवेंचर और सुपरनैचुरल स्टोरी के फैन हैं तो ये मानवा आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज हम इसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द लेजेंड आर ट्रू की कहानी। तो स्टोरी की शुरुआत में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट शंघाई वो एक बस में होता है और ये बात तकरीबन 6 दिन पहले की होती है, जहाँ पर बस में एक बंदा हमारे शंघाई को उठा रहा था कि उसका स्टॉप आ गया है। शंघाई का तो नहीं, लेकिन ये बस स्टॉप का आखिरी स्टॉप है, मतलब कि इसके आगे बस नहीं जा सकती। और शंघाई अपना मुंह साफ करता हुआ बाहर निकल आता है। जब उसने अपने फोन की ओर देखा तो उसे पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है और ना जाने उसकी आंख कब बस में लग गई और वो बस स्टॉप के आखिरी स्टेशन पर भी पहुंच गया। मगर शंघाई को अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो फील कर पा रहा था कि सोते वक्त उसने इतना सफर कर लिया है, उसको भूख भी लगी है और वो फोन पर कुछ एडवर्टाइजमेंट देखता है और सबसे करीब मार्केट की जगह पर आ जाता है जिसका नाम नाइट ऑर्चिड स्ट्रीट होता है, जो कि किसी महल से तो कम नहीं लगता। मार्केट के नाम पर ये एक बहुत बड़ा महल नजर आता है। इसी बीच हम एक अनजान पर्सन को देखते हैं। ये अब एक मिथिकल बीस्ट है या फिर एक इंसान है, ये हमें मालूम तो नहीं, लेकिन उस पर्सन को शंघाई के बारे में मालूम होता है कि कुछ ही सेकंड में एक इंसान नेदरलैंड्स और इंसानी दुनिया के बीच में बॉर्डर को क्रॉस कर देगा और वो बॉर्डर शंघाई के ठीक सामने होता है। ये ट्विस्ट मुझे भी ज्यादा अच्छा लगा। एक मार्केट, एक नेदरलैंड या फिर उसे अंडरग्राउंड रेल्म ही बोल दे, वो इंसानी और अंडरग्राउंड रेल्म के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। लेकिन क्या ये इसका परमानेंट लोकेशन है, ये तो पता नहीं। अच्छा, तो शंघाई को बहुत भूख लगी थी। वो सोचता है कि चलो कुछ खाने के लिए ले आते हैं, क्योंकि मार्केट उसके ठीक सामने जो है। वो जो ही उस मार्केट के करीब गया तो वो इंसानी दुनिया और नेदरलैंड्स के रेल्म के बीच में उस बैरियर को क्रॉस कर लेता है। जिस तरह के उस पर्सन ने बोला कि एक इंसान बैरियर को क्रॉस करने वाला है। जो ही शंघाई बैरियर को क्रॉस करता है तो एक हवा का झोंका उसे लगता है, क्योंकि एकदम से उस जगह की ऑरा बदल गई और वो फील कर पा रहा था कि भैया ये तो कोई मार्केट नहीं है, ये तो वो किसी और दुनिया में आ गया है। लेकिन अभी भी उसे ये पता नहीं था कि ये रियल इंसान है, जहाँ पर किसी के सींग होते हैं या फिर किसी के कैट ईयर्स या फिर किसी के पीछे दुम होती है। बस उनका एक बड़ा मेला लगा हुआ होता है। और शंघाई खुद को तसल्ली देकर कि आजकल कोई फेस्टिवल है क्या कि इन लोगों ने इतना ज्यादा कॉस्प्ले किया हुआ है, वो सिंपली बस खुद को झूठी मूठी तसल्ली दे देता है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये रियल नहीं है। मगर चाहे वो जितना भी खुद को तसल्ली दे दे, लेकिन वहाँ पर जितने भी ये मिथिकल बीस्ट थे जिन्होंने इंसानी रूप ढाल लिया था, जिन्हें हम डेमी ह्यूमंस भी कह सकते हैं, तो उनके जो अजीब और गरीब पार्ट्स उनके लगे हुए थे तो वो बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक थे। हालांकि शंघाई ने ये तो कह दिया था कि ये कॉस्प्ले है, मगर कॉस्प्ले के नाम पर वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थे। यही सोचते सोचते वो एक बंदे के रास्ते में आ जाता है और वो पोलाइटली शंघाई को साइड हटने का कहता है, क्योंकि वो उसके रास्ते के बीच में है। जो ही उसने मुड़कर देखा तो उसकी तो पैंट गीली हो गई और वो चिल्लाने लगा कि ये तो एक मिनोटॉर है। और एक्सट्रीमली शॉकिंग वे में उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारे जो सींग है ये रियल है, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। तो मिनोटॉर को गुस्सा आया कि ये इसके सींगों को फेक क्यों बोल रहा है, और उसके गुस्से करने का वजह भी कुछ हद तक वैलिड होता है, क्योंकि अभी अभी वो बार्बर के शॉप से निकला है और उसने अपनी सींगों को पॉलिश किया है। और पॉलिश करने से वो इतने चमकीले और खूबसूरत बन गए हैं कि कोई बंदा भी उसे फेक बुला रहा है। लेकिन जरा उसके चेहरे को देखो कि क्या वो अपनी सींगों को लेकर मजाक करेगा, क्योंकि वो एक मिनोटॉर है। वो भला नकली सींग क्यों ही लगाएगा। अब शंघाई जितना भी खुद को तसल्ली दे रहा था तो अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये जगह और उसके लोग, ये सारा का सारा सब कुछ एक रियलिटी है। और वो चिल्लाने लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ बे, ये जगह तो उसने पहले कभी भी नहीं देखी और न ही डेमी ह्यूमंस को उसने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। ये सब कुछ सच है क्या, वो एक सपना तो नहीं देख रहा। तो शंघाई को एक रियलिटी चेक मिलने के बाद कि जिस जगह पर वो आया है और यहाँ के जितने भी ये डेमी ह्यूमंस हैं तो वो रियल में है, तो वो एक बैक एली में बैठकर फोन में देख रहा था कि वहाँ पर तो सिग्नल्स भी नहीं है, मतलब कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कुछ भी सर्विसेज काम नहीं कर रहे। और यही देखते देखते उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर वो एक ऐसी जगह पर कैसे
कैसे आ सकता है जहाँ पर इस तरह के डेमी ह्यूमंस और फोन के सिग्नल्स तक काम करना छोड़ देते हैं। मगर बेचारा शेनहाई वो इसको प्रैंक समझने लगा था कि कहीं कोई उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा। मगर चलो जो कोई बात भी हो, जहाँ पर सर्विसेज भी नहीं हो, ये कोई प्रैंक शो भी हो जाए, मगर एक बात तो क्लियर है कि जहाँ से ये आया है तो वहीं से ये वापस भी जा सकता है, बस उस स्ट्रीट पर उसे वापस जाना होगा। मगर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उसने राह चलते और एक्सप्लोर करते वक्त रास्तों पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो उस स्ट्रीट से कहाँ आ गया। और ऊपर से शेनहाई जब उस रास्ते को ढूंढ रहा है तो वो एक मेज में फंस गया है और ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। वो बस चक्कर ही मारता जा रहा है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिल रही जहाँ से वो आया था। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक भी गया और आखिर में रुककर वो एक दूसरे डेड एंड को पाता है जहाँ से रास्ता खत्म होता है और उसे दोबारा स्क्रैच से शुरू करना होगा। शेनहाई गालियां ही देने वाला था कि तभी उसकी लेफ्ट साइड से एक लड़की बहुत तेजी से गुजरती है। अनएक्सपेक्टेडली एक लड़की को देखकर, जो कि एक डेमी ह्यूमन थी, वो बहुत ज्यादा चौंक गया। मगर वो डेमी ह्यूमन शेनहाई को इग्नोर करती है और पहले यहाँ वहाँ देखकर कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, तो वो वहाँ पीछे कुछ छुपा देती है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। ये देखकर शेनहाई को लगने लगा कि क्या वो यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, क्योंकि वो डेमी ह्यूमन एक चीज को छुपा रही है, वो भी एक दूसरे इंसान के सामने। मगर वो डेमी ह्यूमन भी बेवकूफ नहीं होती और वो शेनहाई से कहने लगी, वो भी इशारा करके कि इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जो ही उसने ये कहा तो डेमी ह्यूमन एकदम से सीरियस मोड में आ गई, क्योंकि कुछ परछाइयों को देखकर शेनहाई भी कंफ्यूज हुआ कि ये आखिर किसकी परछाई है। तो वो 3 डेमी ह्यूमंस थे, जिनमें से एक टाइगर बीच वाला राइनोसोरस होता है और तीसरा एल्फ, आई गेस एल्फ ही है। बीच वाला राइनोसोरस मैन कहने लगा कि आखिर वो कब तक भागेगी, तुम भाग सकते हो जितना तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन जंगल से हमारे बच निकलना बहुत मुश्किल है। अब वो पहली वाली लड़की जो कि एक फॉक्स डेमी ह्यूमन है, तो वो खुद को बड़ी ही डेस्परेट सिचुएशन में पाती है और उसके रिएक्शन सेम उसी तरह ही बन जाते हैं। मगर अगर हमारे शेनहाई की बात की जाए तो वो तो कंफ्यूज था कि ये वो कहाँ पर फंस गया है। एक तो एक वो ऐसी जगह पर आ गया है जिसके बारे में उसे घंटा भी नहीं पता, और दूसरे के पर्सनल मामलों में भी अब उसकी एंट्री हो रही है। किस्मत खराब हो तो शेनहाई की तरह। और डर के मारे वो पीछे दीवार पर टेक लगा देता है, वो भी अपने लिए मुसीबत ना खड़ा करने के लिए। राइनोमैन के कहने से पहले ही शेनहाई जे खड़ा हो जाता है, मगर राइनोमैन अगेन कहता है कि पीछे जाकर खड़े हो जा बच्चे, वरना तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। अगर ये देखकर कि शेनहाई पहले से ही पीछे टेक लगा रहा है तो राइनोमैन को अब शक होने लगा कि कहीं ये इस लड़की के साथ तो नहीं। और वो बड़ी ही गुस्से में कहता है कि उसके कहने से पहले ही तुमने दीवार के साथ टेक लगाकर इस मामले से खुद को निकालना चाहा, मतलब कि तुम भी अपने इस पार्टनर के साथ फंस गए हो। ये देख राइनोमैन की ओर देखकर शेनहाई कहने लगा, अरे भैया वो यहाँ पर एक थर्ड व्हील है, उन दोनों की डेट के बीच में वो नहीं आना चाहता, प्लीज उसे जाने दो। मगर अजीब सी बात कि वो राइनोमैन उससे कुछ मांग रहा था कि जो भी उसके साथ है तो वो उसे दे दे, जिसको शेनहाई को कुछ भी समझ में नहीं आया। और हैंड्स अप करके वो राइनोमैन से कहने लगा कि वो इस लड़की को जानता तक नहीं है और जिस चीज का लेकर वो उससे मांग रहे हैं तो घंटा भी उसे नहीं पता। वो यहाँ पर एक थर्ड व्हील है जिसकी बस किस्मत खराब है कि वो यहाँ से गुजर रहा था। तो शेनहाई के मामले को और भी बिगाड़ने के लिए वो फॉक्स लेडी पीछे से कहने लगी, हाँ ये लड़का उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, वो तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तो शेनहाई उसे कीप क्वाइट कहता है कि वो उसका मामला और भी ज्यादा बिगाड़ रहा है, क्यों वो बिला वजह शेनहाई को इस मुसीबत में घसीटना चाहती है। अगर अब जो होना था तो वो राइनोमैन के सामने हो गया और राइनोमैन कहने लगा, भले तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो भी या नहीं, लेकिन अब टियानजी काउंसिल में तुम्हें हमारे साथ आना होगा, वो भी इस लड़की के साथ। मगर शेनहाई को पता था कि अगर वो एक बार इन लोगों के साथ चला जाए तो उनका वहाँ से आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वो एक दूसरी सजेशन देता है कि वो उसकी बॉडी सर्च क्यों नहीं कर लेता, उसे वो चीज नहीं मिलेगी और इससे ये कंफर्म भी हो जाएगा कि हमारा शेनहाई इस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी एक पार्टनरशिप में नहीं है। मगर राइनोमैन कहने लगा कि वो इस तरह की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक इंसान है, उसके साथ अपना डायमेंशनल वेपन तो हो ही सकता है। अच्छा अब वो और मजाक नहीं करना चाहता, और अगर शेनहाई मरना नहीं चाहता तो वो उससे वो चीज जो कि वो मांग रहा था, उसका नाम ओनिक्स मेडालियन होता है, तो वो हैंड ओवर करने का कहता है। और अगर सच डिटेल की ही शेनहाई ने सजेशन दी है तो वो काउंसिल में जाकर वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब घंटा हमारे शेनहाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि जो डायमेंशनल वेपन राइनोमैन ने कहा तो उसका भी घंटा उसे समझ में नहीं आया कि केड़ा वेपन। और अब मजबूरन शेनहाई को उस आइटम की जगह को रिवील करना ही पड़ा। वो भी उस लड़की की गलती थी कि उसने शेनहाई के सामने ही उस चीज को छुपाया था, जो कि
देख वो लड़की काफी घबराते हुए कहने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब टाइगर मैन ने उस जगह को सर्च करा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये भी दरअसल उस फॉक्स लेडी की एक चाल थी। वो शनहाई को इस मामले में फंसाने के लिए और ये प्लान वो आते ही उसने सोच लिया था कि वो शनहाई को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेगी। और शनहाई को अब पूरा मामला समझ में आ गया कि ऑन द स्पॉट जब इस लड़की का उसके साथ आमना सामना हुआ तो उसी वक्त से ये लड़की उसे एक बेट यानी कि एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। पहले उस फॉक्स लेडी ने शनहाई को ये कहने पर मजबूर करा कि उस चीज की लोकेशन वहाँ पर है, वो भी उसके सामने छुपाकर। और बाद में जब वो एक फॉल्स लोकेशन निकला तो अब तीनों बॉडीगार्ड इस चीज को लेकर शनहाई और उस फॉक्स लेडी को पार्टनर समझने लगेंगे। मतलब कि हमारा शनहाई बड़े ही बुरी तरीके से फंस गया है। और टाइगर मैन बिल्कुल वैसे ही गुस्से की नजरों में उसे देखकर कहने लगा कि ये कोई मजाक नहीं था, क्या वो वाकई में उन लोगों के हाथों मरना चाहता है? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। मगर राइनो मैन पीछे से आकर टाइगर मैन को समझाता है कि बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनना, जब इंसान ऑर्चिड स्ट्रीट के रातों में निकलता है तो वो वीक बिल्कुल भी नहीं होते। और दोनों ब्रो की तरह एक दूसरे को ताली देकर हेड्स अप देते हैं कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। और ये कहने के बाद टाइगर मैन शनहाई पर टूट पड़ता है और उसके पहले वार को शनहाई बड़े ही आराम से डॉज करता है और हवा में ही रोटेट करने के बाद वो काउंटर देता है, वो भी ये कहकर कि चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे पकड़ते हो, क्योंकि मैंने भी सालों तक मार्शल आर्ट सीखी है और मैं तुम लोगों के लिए एक आसान टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। ये कहता हुआ शनहाई एक किक उसको काउंटर में दे देता है, मगर एक्सपेक्टेडली टाइगर मैन कमजोर नहीं था, वो उसकी किक को रोक देता है और अब उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। टाइगर मैन कहने लगा, ये काउंटर करके तुम आखिर खुद को क्या समझने लगे थे? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ रहा है? और सिर्फ टाइगर मैन की ग्रिप से ही शनहाई को ये पता चल चुका था कि अब उसके लंके लगने वाले हैं, क्योंकि उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। और बाद में वो उसके पैर से उसे पकड़कर जोर जोर घुमाने लगा, वो भी टाइगर मैन ये समझाकर कि तुम्हारे और उसके बीच में स्ट्रेंथ लेवल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हालांकि उसको मार्शल आर्ट्स आती है लेकिन स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज्यादा है। और बाद में वो उसे जोर से फेंक भी देता है, जिससे शनहाई की हालत खराब हो जाती है और उसके कुछ हड्डियां भी टूट जाती है। शनहाई का आज बर्थडे भी था और बर्थडे पर इतनी मिजरेबल हालत में खुद को पाने का उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर चाहे कुछ भी हो, क्या यहाँ पर आसपास कहीं पुलिस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक निर्दोष की कुटाई हो रही है। तभी वो देखता है कि जहाँ पर वो गिरा है तो वहाँ पर एक थैली पड़ी हुई थी, क्योंकि एज एक्सपेक्टेडली देखने से ही समझ में आ गया था कि यही वो ओइनेक्स मेडालियन है। थैली को हाथ में पकड़कर अब वो उन्हें थ्रेट करने लगा कि अपनी जगह से हिलना नहीं। और वो तीनों बॉडीगार्ड्स ये देखने के बाद कि ये ओइनेक्स मेडालियन है तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते। और राइनो मैन बड़े ही प्यार से अब समझाता है कि अगर वो एक अच्छे बच्चे की तरह ये ओइनेक्स मेडालियन उन्हें दे देते हैं तो वो इस मामले को भूल जाएंगे और कभी भी उसका पीछा नहीं करेंगे। मगर हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि टाइगर मैन के फेंकते ही उसकी कुछ पसलियां टूट गई है तो उसका भरपाया कौन करेगा? और वो उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक अच्छे बच्चे की तरह वो ये ओइनेक्स मेडालियन उसे दे दे, जिसका उसे पता भी नहीं था। तो गुस्से में आया हुआ शनहाई उसे देने के बजाय तोड़ने का इरादा करता है। इसी तरह से वो इन तीनों बॉडीगार्ड से अपना बदला ले सकता है और वो भी इस लड़की से। शनहाई की इस हरकत से बाकी जितने भी बॉडीगार्ड्स थे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो उसे बेवकूफ बुलाते हैं, मगर उसके तोड़ने के इरादे को नहीं बल्कि उसके टच करने को। क्योंकि वही फॉक्स लेडी कहने लगी कि उसे छूना मत, अगर वो उसे छू लेता है तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। मगर बहुत देर हो गई थी, क्योंकि शनहाई ऑलरेडी उस मेडालियन को टच कर चुका था। मगर अब उसे एक चीज को लेकर टेंशन थी कि वो मरने वाला है, और अगर उसे मरना ही था तो ऐसा क्यों उसने पहले से क्यों नहीं बताया? अब जबकि उसने टच कर लिया है तो तब वो फॉक्स लेडी कहने लगी कि भैया इसे टच नहीं करना। और एक जोर का एनर्जी ब्लास्ट शनहाई पर सीधा गिरता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीखने लगा। और देखते हैं कि जो की एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही थी तो वो ब्लैक कलर की थी, जिसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। राइनो मैन शनहाई की बॉडी से इस ब्लैक कलर की की को निकलता हुआ देख कहने लगा कि ये नामुमकिन है, आखिर ये डेथ की को कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है? आखिर इस बंदे में खास क्या है कि ये डेथ की को एब्जॉर्ब कर पा रहा है? और ओइनेक्स मेडालियन इसको मारने के बजाय इसके साथ एब्जॉर्ब होता चला जाता है। एल्फ गार्ड के पीछे जो वो फॉक्स लेडी थी वो तो अपने दुश्मन के पीछे ही छिपकर प्रोटेक्शन ले रही थी, वो भी ये कहकर कि अभी तो वो जवान है, अगर वो इस बंदे की रेकलेसनेस की वजह से मारी जाती है तो उसने आज तक तो कुछ देखा भी नहीं है, तो प्लीज उसे प्रोटेक्ट करिए। जो कि देख एल्फ गार्ड कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी तक हमसे वो मेडालियन तुम छुपा रही थी और अब जबकि तुम्हारी जान खुद खतरे में है तो देखो कैसी भीगी बिल्ली बन गई हो। हटो यहाँ से वरना इसके सामने फेंक दूंगा। और अगली ओर टाइगर गार्ड जो होता है उस पे तो मानो पसीने का पहाड़ आ गया हो और बस उसके मुंह पर सिर्फ एक ही वर्ड था कि अब हमारा बच निकलना
नामुमकिन है। और कुछ टाइम की तकलीफ के बाद जब हम शेनहाई की ओर देखें तो उसकी बॉडी को डेथ की ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया था और विद इन अ फ्यू सेकंड्स जब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसकी बॉडी से इमेंस पावर की प्रेशर यहाँ वहाँ निकलने लगी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये बात हमें अपने बाकी कैरेक्टर्स के रिएक्शन से पता चल चुका है। टाइगर गार्ड और राइनो गार्ड जो होते हैं वो बेहोश होने से पहले अपने मन ही मन कहने लगे कि अगर इस टाइप के मॉन्स्टर को वो यहाँ वहाँ भटकने के लिए टाइम दे और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उनका बाद में इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहता हुआ राइनो गार्ड गिर जाता है और टाइगर गार्ड पहले से ही बेहोश पड़ा हुआ था, मगर दूर एल्फ गार्ड जिसने अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड खोली हुई थी तो उसके प्रेशर को वो उससे ब्लॉक कर रहा था। और ठीक उसके पीछे वही फॉक्स लड़की भी थी जो कि उसको हाइप अप करती हुई कि तुम ये कर सकते हो, बस थोड़ा सा और हम बच चुके हैं। जो कि सुन एल्फ गार्ड को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में ही कहने लगा कि मुझे एक बारी इस चीज को रोकने दो, तो तुम्हारी हड्डी पसली मैंने ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी एल्फ गार्ड नहीं। और होल्ड ऑन करते करते आखिरकार शेनहाई की बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था तो वो थम जाता है और हम देखते हैं कि वो ओनिक्स मेडालियन जो था वो उसके ठीक छाती के बीचों बीच अपनी जगह बना चुका था, वो भी उसको पूरी तरह से एब्सॉर्ब करके। एल्फ गार्ड कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी, मगर जहाँ तक शेनहाई की बात हो रही है तो वो खुद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने तो सुना कि इसको टच करने के बाद बंदा ऑन द स्पॉट मर जाता है, तो आखिर उसकी बॉडी इतना अच्छा फील क्यों कर पा रही है, जैसे कि बिल्कुल कुछ हुआ ही ना हो और कहीं भी उसे दर्द नहीं हो रहा। और जो इंजरीज भी थी क्योंकि टाइगर गार्ड के साथ लड़ते वक्त उसे हुई थी तो वो भी हील हो चुकी है और वो भी दर्द नहीं कर रही, मगर अपनी बॉडी के अंदर जो वो एनर्जी को फील कर पा रहा था तो उससे शेनहाई खुद को एक मार्शल आर्ट जीनियस समझने लगा जिसके पास अब सुपरनेचुरल पावर्स आ गई है। मगर सामने खड़ी वो लड़की जिसने ओनिक्स मेडालियन को चुराया हुआ था और जितनी भी डिटेल्स उसके पास इस ओनिक्स मेडालियन को लेकर थी, जिनमें से सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन कि इसको छू नहीं सकते वरना ऑन द स्पॉट मारे जाओगे, तो शेनहाई को इस तरह अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा होता हुआ देख उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर मुमकिन कैसे है, क्योंकि सिर्फ स्पिरिट से ही इस ओनिक्स मेडालियन को टच कर सकती है, तो क्या वो इंसान है या फिर एक घोस्ट, क्योंकि इसका यहाँ पर इस तरह सही सलामत खड़ा होना ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। मगर शेनहाई को तो उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बस उसको सिर्फ एक चीज को लेकर गुस्सा आया हुआ था कि आखिर शेनहाई को इस तरह चारे के तौर पर उस लड़की ने इस्तेमाल क्यों करा, जिसके रिस्पॉन्स में वो लड़की कहने लगी कि उसे क्या पता कि इस मामले में शेनहाई की टांग को खींचने के बाद वो उन पर टूट भी पड़ेगा, हालांकि उसका प्लान जस्ट उनको डिस्ट्रैक्ट करना था और वहाँ से भाग निकलना। मगर सिचुएशन तो पूरी तरह से तब बदल गई जब शेनहाई ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और दिक्कत ही क्या थी, जब उन्होंने शेनहाई से कहा कि वो उनके साथ काउंसिल में चला है तो वो बस अपनी साइड की स्टोरी बताकर वहाँ से निकल भी आता और इतनी फाइट और भगदड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसके लिए वो लड़की शेनहाई से सॉरी कहती है, मगर शेनहाई गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़कर उस पर भड़कने लगा कि तभी उसकी बॉडी के अंदर जो सुपरनेचुरल पावर अब आ गई है तो वो खुद ब खुद रिलीज होने लगी। वो लड़की शेनहाई को उसका हाथ छोड़ने का कहती है क्योंकि मेडालियन उसके अंदर अभी भी है और वो मरना नहीं चाहती। और देखते ही देखते एक ब्लैक बैरियर बन आता है और उन दोनों को अपने आप में एब्जॉर्ब करके वहाँ से गायब कर देता है। और ठीक ऑर्चिड स्ट्रीट के गेट के सामने ही वो दोनों टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, वो भी अपने इंसानों की दुनिया में वापस आकर। मगर अब वो लड़की जो कि अंडरग्राउंड रेल में रहती है तो उसका क्या कि इसी बीच जो मेडालियन उसके छाती पर लगा हुआ था तो उससे हमारे शेनहाई को बहुत दर्द होने लगा, क्योंकि उसकी अंदर की पावर को वो कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर चुका है। और देखते ही देखते वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा था और उसके आंखों के सामने ही वो लड़की अभी भी मौजूद थी। शेनहाई के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन उसकी किस्मत खराब है कि वो इस तरह बिना किसी सवाल को पूछे हुए और अपने मॉडल रेल्म में वापस आकर इस तरह इस लड़की के सामने बिना किसी सवाल किए हुए बेहोश हो रहा है। शेनहाई को इस तरह बेहोश हुआ देख वो लड़की बहुत घबराई और कहने लगी कि यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल की नहीं है, इस तरह बेहोश मत हो, बहुत कुछ सवाल मुझे भी पूछने हैं, जिनमें से सबसे पहला कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो, उठो। इस तरह भला कौन बेहोश होता है। जिसके बाद अगले सीन में शेनहाई की आंखें खुल जाती हैं और जो ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके मुंह पर ओनिक्स मेडालियन का ही नाम था कि ओनिक्स मेडालियन आखिर वो कहाँ पर है और मैं कहाँ हूँ। तो आसपास की जगह को रिकॉग्नाइज करने के बाद कि ये तो उसका अपना ही घर है और वो अपने बेड पर लेटा हुआ है, वो यहाँ पर आखिर कैसे आ पहुँचा। मगर इन सब बातों से बढ़कर सिर्फ एक बात उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि वो सही सलामत है, बस और उसे जिंदगी में क्या चाहिए। मगर बेवकूफ शेनहाई को लग रहा था कि अब तक वो एक सपना देख रहा था और वो कुछ ऐसा सपना था जो
कि बहुत ज्यादा रियल हो रहा था, जैसे कि सच में उसने उस पूरे एडवेंचर को फील किया हुआ है। और उस एडवेंचर में वो सुंदर लड़की जो ही उसने ये कहा तो वो नोटिस करता है कि उसके ब्लैंकेट पर एक बेबी फॉक्स सो रही थी, जो कि उसकी नहीं थी, क्योंकि शनहाई के पास किसी टाइप का पेट नहीं है। इसलिए वो जोर से चिल्लाया कि आखिर ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है। मगर अगले ही पल अपने फोन में एक ऐप को कॉल कर जो कि एनिमल्स की स्पीसीज का पता लगा सके, और उस ऐप का नाम फॉक्सीपीडिया था, तो मालूम हुआ कि इस फॉक्स की ब्रीड का नाम फेनिक फॉक्स है, जो कि सबसे छोटी लोमड़ी है। खास करके ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, मगर बहुत सारे लोग इसे वाटर मंकी के साथ भी रिलेट करते हैं कि ये उनकी ही एक स्पीसीज है, जो कि है नहीं। अब फॉक्सीपीडिया से पता लगाने के बाद कि ये एक बहुत ही रेयर ब्रीड है जिसको गवर्नमेंट तक प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी विलुप्त होने से बचाने के लिए, तो अगर ये फेनिक फॉक्स उसके घर पर है तो क्या गवर्नमेंट को अगर ये पता चलेगा तो क्या इसका पनिशमेंट भी शनहाई को ही उठाना पड़ेगा, जिसको पता ही नहीं कि ये लोमड़ी आखिर उसके कमरे में कैसे आई। मगर एक बात तो साफ है कि जितना टाइम ये फेनिक फॉक्स उसके कमरे में होगी तो उसका जेल जाना तो पक्का ही है। मगर एक ट्विस्ट के साथ उस फेनिक फॉक्स ने जब अपनी आंखें खोली तो वो कहने लगा, आखिर ये शोर किस बात को लेकर हो रहा है? क्या तुम फॉक्सी को सोने नहीं दे सकते क्या? पूरी रात तुम्हें घसीटते हुए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और तुम मुझे सोने भी नहीं दे रहे। तो वो फेनिक फॉक्स और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने खुद को फेनिक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और जब उसे पता चला कि शनहाई उड़ चुका है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो सवाल पूछने लगी जो कि उसने लास्ट टाइम पूछा हुआ था कि अब जबकि शनहाई उड़ चुका है तो क्या वो ये बता सकता है कि आखिर वो एक मॉडल रेल्म में कैसे आई, या इसका शनहाई को कुछ पता है या नहीं। तो उसकी बातों को सुनकर शनहाई एक पत्थर की तरह बन गया, बिल्कुल फ्रीज, क्योंकि अब तक उसने ये रियलाइज नहीं किया कि वो ये वही लड़की है। बल्कि शनहाई बेवकूफ को तो ये लग रहा था कि एक लोमड़ी बोल रही है, आखिर ये कैसे हो सकता है, और वो उससे सवाल कैसे पूछ रही है, और उसे मॉडल रैम के बारे में कैसे पता, या वो मर चुका है। अगर है तो वो उस फेनिक फॉक्स से पूछने लगा। हालांकि जब उस लड़की ने ये रियलाइज किया कि शनहाई को उसके इस फॉर्म में देखने का कोई आइडिया नहीं और न ही उसने कभी इस फॉर्म में उसे देखा है, तो वो कहने लगी कि चलो रुको, मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती हूँ तो तब जाकर तुम्हारे लिए ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मगर उससे पहले वो कुछ आउटफिट भी पहनना चाहती है, क्योंकि वो शनहाई के ब्लड लॉस्ट का रीजन नहीं बनना चाहती। और कपड़े पहनने के बाद वो लड़की जब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई तो अब शनहाई से वो कहने लगी कि चलो अब तुम आराम से मुझसे बात कर पाओगे। तो उस लड़की को देखकर शनहाई के नाक से खून निकल रहा था, और इसी चीज से उस लड़की ने शनहाई को मना किया था कि इसलिए तो वो कपड़े पहनना चाहती है। मगर शनहाई के हिसाब से कि ये तो उससे भी ज्यादा टेम्पटिंग है, जो कि उसके मरने का एक रीजन भी बन सकता है, तो आखिर क्या सोचकर उसने ये कपड़े पहने हैं। तो अब लॉन में बैठने के बाद एक बात तो इस लड़की को देखने के बाद शनहाई को लेकर क्लियर हो गई थी कि जो रात को हुआ था तो वो सबको सब सच था। वो एडवेंचर जिसको अब तक वो एक ड्रीम समझ रहा था तो वो एक रियलिटी है। लेकिन वो आखिर अपने रूम में कैसे खुद को पाता है, और वो अपने घर कैसे आ पहुंचा, क्योंकि उसे तो याद है कि मार्केट के बाहर निकलने के बाद वो बेहोश हो गया था। तो फॉक्सी कहने लगी कि उसकी जेब में एक आइडेंटिटी कार्ड था, और किस्मत अच्छी थी कि वो अपने घर के आसपास ही था, और उसे अपनी पीठ पर उठाकर वो शनहाई को उसके घर तक ले आई। मगर फॉक्सी का भी यहाँ पर रहने का कोई प्लान नहीं था, बस उसे जो चाहिए था तो वो उसे मिला नहीं, और वो भी अंडरग्राउंड रेल्म में जाने का रास्ता जो कि उसको पता नहीं, लेकिन शायद से शनहाई को जरूर पता होगा। इसलिए तो उसको घर पर लाने के बाद वो उसके साथ ही सोने लगी और उसके उठने का इंतजार किया। और अब इंतजार का सुनकर शनहाई के तो पसीने छूट गए, और वो पूछने लगा कि आखिर कितने दिनों तक वो रेस्ट कर रहा था, क्या वो ये बता सकती है। तो मालूम होता है कि शनहाई पूरे 15 दिनों तक रेस्ट में था, जो कि देख शनहाई की फटके हाथ में आ गई, क्योंकि आखिर भला उसकी एक जॉब भी है, और 15 दिनों तक अगर वो अपनी जॉब पर नहीं गया तो उसको कब का मैनेजर ने किक भी कर दिया होगा। मगर फॉक्सी कहने लगी कि ऑनेस्टली अगर वो ये बताए तो उसके जॉब से बढ़कर भी बहुत मसले हैं, और अगर शनहाई इसको क्लियर नहीं करता तो वो मारा जाएगा। और अब वो शनहाई से इंसिस्ट करती है कि अब आगे से जो वो बातें बताने जा रही है तो शनहाई को वो ये जरूर सुनना होगा। अगर वो इसको नहीं सुनता तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। सबसे पहले फॉक्सी अपनी बातों को शुरू करके ये कहने लगी कि उसे मालूम नहीं कि आखिर शनहाई अंडरग्राउंड वर्ल्ड में कैसे आया, मगर आने के बाद उसका रात का जो अपना प्लान था वो भी ओइनेक्स मेडेलियन को लेकर, तो उस प्लान को पूरी तरह से शनहाई ने बिगाड़ दिया है। मगर बेवकूफ शनहाई उसकी बातों के बीच में इंटरप्ट करके पूछने लगा कि आखिर ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फॉक्सी कहने लगी कि अब जाकर पता चला कि तुम्हें क्यों कुछ नहीं पता, लगता है मुझे सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना ही होगा, वरना तो तुम्हें घंटा भी समझ में नहीं आने वाला। तो बातें वो बहुत शुरू से करती हैं। जब गॉड्स ने अर्थ को बनाया तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिनमें से पहला सेलेस्टियल रेल्म होता है, दूसरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड और तीसरा मॉर्टल रेल्म होता है। जितने भी गॉड्स हैं वो सेलेस्टियल रेल्म में रहते हैं। हालांकि अगर अंडरग्राउंड वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर मिथिकल बीस्ट और बहुत
बहुत कुछ डेमी ह्यूमंस रहते हैं और आखिर में मॉर्टल रैन जहाँ पर इंसान रहते हैं। मगर हैरानी की बात ये है कि उस टाइम के जमाने में इंसान अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में जानते थे और वो ट्रेवल करके भी आते थे और अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लोगों को भी मॉर्टल रैन के बारे में पता था कि वहाँ पर कैसे जाना है। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इंसानों ने अपनी ताकत को खो दिया और उस ताकत को खोने का वजह वो भी अर्थ पर की एनर्जी ना होने की वजह से बन गया था, जिसकी वजह से उनका अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ट्रेवल करना मुश्किल से इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल से नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। मॉर्टल रेल्म के मुकाबले में बाकी दोनों रेल्म जो है वहाँ पर की बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वर्ल्ड पर की जर्रा बराबर भी नहीं। इस वजह से तो इंसानों को बस ये जस्ट लेजेंड्स ही सुनाई देते हैं, वो भी कही हुई और बताई हुई बातें जो कि सिर्फ कहानियों में लिखी जाती है। हालांकि ये सब कुछ सच है और उस जमाने में जब वर्ल्ड के अंदर की एनर्जी कम होती गई तो जितने भी मिथिकल बीस्ट वर्ल्ड पर रहते थे तो वो भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ गए और बस वही लास्ट टाइम था जब एक इंसान ने अंडरग्राउंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया। और अगर फॉक्सी शनहाई को बताए तो वो बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि काफी सदियों से कोई इंसान अंडरग्राउंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पाया जिस तरह के उसने किया है। और उस रात जब उसने मेडेलियन को चुराना चाहा जिसका नाम ओएनेक्स मेडेलियन है, तो वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में पाया जाता है जिसके अंदर घोस्ट की होती है, वो भी डेड स्पिरिट से बनाकर। और ये ओएनेक्स मेडेलियन जैसा एक पर्ल 3000 सालों में सिर्फ एक ही बनता है। और अगर इसकी पावर लेवल की बात की जाए तो इससे इमोर्टैलिटी को भी अचीव किया जा सकता है। इसलिए तो ओएनेक्स मेडेलियन को लेकर एक बात सबसे ज्यादा फेमस है कि अगर इसको कोई छूता है जो कि स्पिरिट ना हो तो वो ऑन द स्पॉट उसको एब्जॉर्ब करके मार डालती है, वो भी उसको खाक में मिलाकर। हाउएवर शनहाई ने इसको सरवाइव किया है, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। तो अभी फिलहाल के लिए शनहाई की बॉडी एक वियर्ड स्टेट में है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं कि भला ऐसा भी हो सकता है। मगर इन सारी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि शनहाई कपकपा रहा था, लेकिन वो डर के मारे नहीं बल्कि गुस्से से, क्योंकि इन सारी बातों को अगर उसने सुना हो या ना हो, लेकिन एक बात तो वो जरूर पूछता है कि आखिर फॉक्सी ने ये झूठ उन लोगों से क्यों बोला कि मेडेलियन उसके पास है। क्योंकि अगर वो ऐसे ना करती तो वो कभी भी उस मेडेलियन को ना छूता और वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहा होता जिसमें वो खुश भी था। तो फॉक्सी कहने लगी कि हाँ, इसमें उसकी गलती जरूर है, क्योंकि उसे क्या पता कि ऑर्चर्ड नाइट के स्ट्रीट जब एक इंसान बाहर निकलता है तो वो कमजोर नहीं होता। और वो उल्टी बात उस पर ही डालकर कहने लगी कि अगर वो कोऑपरेट करता तो ऐसा कभी भी ना होता। बस उसका इस प्लान में आना एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जो कि फॉक्सी ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। बस उसे जितना काम दिया गया था तो उसके हिसाब से ही फॉक्सी ने हरकत की और आज उसकी वजह से शनहाई इस स्टेट में है। इसके अलावा फॉक्सी ये भी बताती है कि वो वहाँ पर बस अपने पार्टनर को लेकर ही इंतजार कर रही थी और अगर शनहाई थोड़ा सा भी सब्र से काम लेता तो उसका पार्टनर आकर कुछ न कुछ जरूर सॉर्ट आउट कर लेता और वो दोनों वहाँ से बच निकल कर भी भाग सकते थे। इन सारी बातों को सुनकर वो अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि कहीं कहीं उसे ये तो जरूर लग रहा था कि इसमें उसकी भी गलती है। और अब उस वियर्ड स्टेट के बारे में शनहाई पूछने लगा कि आखिर उसने ये जो कहा कि उसकी बॉडी एक वियर्ड स्टेट में है तो उसकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि अगर शनहाई खुद बताए तो उसकी बॉडी वियर्ड स्टेट में नहीं बल्कि काफी अच्छी स्टेट में है और उसे किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं हो रही और न ही मसला हो रहा है, कि वो खुद को बहुत हल्का पाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे जैसे कि बिल्कुल उसकी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी आ गई हो। तो अब फॉक्सी कहने लगी कि चलो इस चीज को लेकर मैं तुम्हें दो न्यूज सुनाती हूँ, जिनमें से एक बैड न्यूज है और दूसरा गुड न्यूज, तो कौन सा तुम सुनना चाहते हो। जिस पर शनहाई बोला कि दोनों से ही बस कुछ भी सुना दो। तो सबसे पहले वो गुड न्यूज से शुरू करती है कि उसे पता नहीं, लेकिन ओएनेक्स मेडेलियन और उसकी बॉडी एक अजीब से स्टेट में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर डेड की है, तो उसको शनहाई अपने लिए स्पिरिचुअल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और उसी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो खुद को तंदुरुस्त पा रहा है। हालांकि 15 दिनों तक उसने कुछ ना खाया और ना ही पिया है, बस वो लेट कर आराम कर रहा था। तो दूसरा बैड न्यूज है कि ओएनेक्स मेडेलियन के अंदर एक एनर्जी कंटेन होती है, वो भी एक लिमिटेड एनर्जी, जिसकी 10% को शनहाई उस ब्लास्ट में इस्तेमाल कर चुका है। और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुल मिलाकर 3 महीने ही लगेंगे कि ओएनेक्स मेडेलियन की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो अब जबकि उसकी बॉडी का एक हिस्सा है तो उसके साथ ही वो मारा जाएगा। तो हाँ, तुम्हें सोच समझ कर स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा, वरना तो तुम्हें मैं खुद भी नहीं बचा पाऊंगी। और अब आगे से तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है।
इन सारी बातों को सुनकर शनहाई के पैरों तले जमीन खिसक गई और बाद में इन 3 महीनों का सुनकर वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 3 महीने ये तो बहुत कम वक्त है और 3 महीने तो यूं चुटकियों में गुजर जाएंगे। आखिर उसने खुद को किस मुसीबत में फंसा दिया है। इसमें अब उसे अपनी उल्टी गिनती भी पता चल चुकी है कि वो कब, कहां और कैसे मरने वाला है। तो एक बात को भुलाकर जब बाद में फॉक्सी ने उसे बताया कि एक और रास्ता भी है, तो ये 3 महीने कभी भी खत्म नहीं होंगे। 3 महीने क्या, तुम कभी भी नहीं मर सकते हो। तो क्या तुम वो जानना चाहोगे? तो भड़कता हुआ शनहाई, ये बीच सेंटेंस में रुकना मत, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। मैं तो अपने लिए लेटर भी सोच चुका था कि मैं अपने दोस्तों को क्या लिखना चाहता हूँ, वो भी मरने से पहले। पागल लड़की खुद के साथ मुझे भी पागल बना रही है। और अब चलो चलो, फॉक्सी अब उसे कहने लगी, सबसे पहले काम डाउन और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को फील करो। और जब फॉक्सी ने अपनी गाइडेंस को शुरू किया तो शनहाई बिल्कुल वैसा ही करने लगता है और एकदम से उसे झटका लगा, वो भी इस बात का कि वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। और ये टेंडन क्या चीज है, जो कि फॉक्सी ने बताया कि अपने आप को रिलैक्स करके टेंडन पर फोकस करो। जो कि सुन फॉक्सी कहने लगी, अरे बेवकूफ आदमी, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे थे? तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है, हद होती है भाई। टेंडन उस जगह को कहते हैं जो कि तुम्हारी बेली बटन के नीचे होती है। इंसान होकर इंसानी जगहों के बारे में तुम्हें पता नहीं, हद होती है यार। और बाद में टेंडन का पता लगाने के बाद जब उसने फील करा तो वो एनर्जी फ्लो को फील कर पा रहा था, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी है। फॉक्सी ने कहा कि हाँ, यही स्पिरिचुअल एनर्जी है, बस इसको फ्लो करते जाओ और अपने अंदर स्टोर करते जाओ। और जो ही उसने कहा तो वो वैसा ही करने लगता है, जिस पर फॉक्सी उसे शाबाशी देती है कि तुम बड़ा ही अच्छा कर रहे हो, तुम जैसे मूर्ख लड़के से तो मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। अपनी तारीफ को सुनकर शनहाई को बहुत अच्छा लग रहा था और बीच प्रोसेस में ही वो मुस्कुराने लगता है, जिस पर फॉक्सी ने उसे कहा कि मुस्कुरा काहे रहे हो, तेरी माँ की आंख, और उसके पेट में एक जोर का मुक्का वो दे देती है। तुम इतने बड़े जीनियस भी नहीं, इतनी ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, अब रुक जाओ, क्योंकि तुम बाद में खुद ब खुद कल्टीवेट कर सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ बातें बताई, मैंने बातें पूरी नहीं की, कि तुम्हारी बॉडी एक ब्रोकन बॉल की तरह है और इस ब्रोकन बॉल में हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने के बारे में घंटा भी नहीं पता। तो घबराओ मत, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी कि आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और जो होल्स तुम्हारे अंदर है वो भी मेडालियन की वजह से, तो उसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो ताकि तुम अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर दो। ये कहते हुए फॉक्सी बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी, जो कि देख खुद शनहाई भी डर गया और वो उसकी बातों के साथ एग्रीड कर रहा था। हालांकि उसने ये तो कह दिया कि वो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना तो सिखा देगी, लेकिन इंसानी बॉडी की भी एक लिमिटेशन होती है। जब तक वो सेंटहुड तक ना पहुंच जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो सेंटहुड तक पहुंच नहीं पाता तो एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। और इसी चीज को फिक्स करने के लिए वो भी जल्द से जल्द में अंडरग्राउंड वर्ल्ड दोबारा जाना होगा, जहाँ हमें तुम्हारी बॉडी को चेकअप के तौर पर पेश करना होगा। और अगर उससे भी काम नहीं बना तो हमें एक दूसरा ओनिक्स मेडालियन चाहिए होगा तुम्हारी बॉडी को फिक्स करने के लिए। इतनी सीरियस बातों को सुनकर वो दोबारा से उस पर पानी फेर देता है, क्योंकि शनहाई को ये पता नहीं था कि आखिर ये सेंटहुड क्या होता है। जो कि सुन फॉक्सी कहने लगी कि तुम तो होपलेस हो, इंसान होकर तुम्हें इस चीज और कल्टीवेशन के बारे में घंटा और स्क्रैच भी नहीं पता। अगर तुम लोग सरवाइव कैसे कर लेते हो, तो अब इस चीज को लेकर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और न ही टाइम लगाना चाहती है। बस वो जस्ट इतना बता रही है कि ये एक सेज मोड होता है, नारुतो वाला सेज मोड नहीं। बस इतना जान लो कि तुम्हें अभी के लिए सेज बनना होगा। तुमने उन लेजेंड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कि सेज मोड्स पर थे, जैसे कि नेजा हो गया और बहुत लेजेंड्स जिनको अपनी किताबों में तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। तो वही लोग कल्टीवेट करते करते सेंटहुड पर पहुंच गए, जो कि किसी इंसान का करना बहुत मुश्किल होता है, इंसान का नहीं बल्कि बाकी लोगों का भी। हालांकि तुम अगर ओनिक्स मेडेलियन के होल्डर क्यों ही ना हो और तुम्हें 10 ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन सेंटहुड पर पहुंचना ये जितना सुनने में आसान है तो वो उतना मुश्किल होता है। ग्रेट सेज और नेजा के बारे में सुनकर, जो कि चाइनीज मिथोलॉजी के वॉरियर्स हैं, तो उसके हिसाब से ये तो जिस किताबों में उसने पढ़ा था और उसे लगा कि ये जस्ट एक लेजेंड है जो कि पहले हुआ करते थे। तभी इसी बीच पीछे दरवाजे पर दस्तक होती है, एक फेमिलियर आवाज, वो भी शनहाई के हिसाब से वो उसे दरवाजा खोलने का कहती है। गेस्ट के आने के बाद फॉक्सी को भी थोड़ा सा टाइम मिला, वो भी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो कब से बड़बड़ करती जा रही है। इतनी लंबी स्पीच को देकर उसका गला सूख गया है और उसे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि वो एक इंसान की बेबी सिटर हो जिसको घंटा भी कुछ नहीं पता। चलो अब इन बातों से सबसे बढ़कर तुम्हारा गेस्ट है, जाकर उसके लिए दरवाजा खोल दो। उसके गले सूखने की बात को सुनकर शनहाई ने ये कहा कि फ्रिज से कुछ ठंडा उठा लो, तुम्हारी प्यास को बुझाने में वो हेल्प कर देगा। और जो ही उसने दरवाजा खोला तो एक आवाज जो कि उसे शनहाई कहकर उसे एकदम से पकड़ लेती है, तो वो उसका दोस्त या फिर कजन है, जो कि उससे कहता है कि शनहाई मेरे दोस्त, तुम काफी
टाइम से गायब थे। आखिर कहाँ गए थे भाई? तुम्हारा अता पता ही नहीं लग रहा। अपने काम की जगह से तुमने 15 दिनों तक छुट्टी मार ली है। क्या तुम्हें पता है कि मुझ पर इतना ज्यादा बोझ आ गया है? शुक्र करो मुझ जैसा दोस्त तुम्हारा है जो कि तुम्हारे लिए 15 दिनों तक काम करा है कि तुम्हें वो यहाँ से बाहर ना निकाले। और ऊपर से तुम्हारी बॉक्सिंग क्लासेस के लोगों को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है जो हमारे क्लास में वो जो एक अमीर लड़का है भाई, उसने तो मुझे इतना मारा मैं बस मरने ही वाला था। बस सिर्फ तुम ही हो जो कि पैसों के लिए उसके लिए काम कर सकते हो, वरना तो कोई भी नहीं करेगा। अच्छा तो इस बंदे का नाम युआन है, लेकिन हम इसे डैनी ही बुलाएंगे। शनहाई डैनी से माफी मांगता है, वो भी उन चीजों के लिए जिनका शनहाई ने कुछ भी नहीं बताया और वो गायब होकर सारा का सारा डैनी पर ही छोड़ दिया। और उसके घर वाले कैसे हैं तो दरवाजा बंद करके। और वो बूढ़ा आदमी कैसा है ये पूछकर डैनी कहने लगा कि ऑफ कोर्स तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने मेरे ऊपर पुलिस को बुलाया, इसलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मगर ये छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे कुछ पीना है। तो उसे रियलाइज हुआ कि वहाँ पर तो फॉक्सी भी है। वो डैनी को रोक कर कि नहीं दरवाजा मत खोलना, वहाँ पर नहीं जाना तुमने। तो डैनी कहने लगा कहीं तुम किसी लड़की को तो नहीं छुपा रहे ना? लेकिन छोड़ो, तुम और एक लड़की ये तो कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानना। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए एक गर्लफ्रेंड को ढूंढ ही लेना चाहिए। कुछ नई नई चीजें भी एक्सपीरियंस करो, तुम अभी जवान हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, जिनमें से पहला यही है रिलेशनशिप में आना और प्यार को फील करना। मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। वहाँ पर फॉक्सी जो कि दरवाजा खुलने पर शनहाई से कहने लगी कि क्या वो ये पी सकती है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो उसे देखकर डैनी के आंखें बाहर आने लगती हैं और वो बोला अबे ये पटाखा यहाँ पर क्या कर रही है? आखिर ये है कौन? लेकिन रुको, तुम्हारे पास इतनी अच्छी पटाखा घर में है, अब ये मत बोलना कि मेरे मैसेजेस का तुमने जो जवाब नहीं दिया है तो उसके पीछे का रीजन यही पटाखा है। इसके आने के बाद तुमने अपने भाई को भुला दिया है क्या? सारी बातें डैनी रोता हुआ कर रहा था। अब ये खुशी के आंसू हैं या फिर जेलस होने के? और उसको पोक करता हुआ कि तुम यहाँ पर पटाखे के साथ मजे कर रहे थे और मैं 15 दिनों तक तुम्हारी जगह पर घिसकता रहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो शनहाई रिस्पॉन्स में कहने लगा रुको, तुम कुछ ज्यादा ही कंक्लूजन में पढ़ रहे हो। लेकिन मजाल इतने पटाखा को देखने के बाद डैनी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और फॉक्सी बस उनकी इस लड़ाई को ही देखकर एंजॉय कर रही थी, वो भी जूस पीकर। और डैनी का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसका पूरा नाम लेकर कि ली शनहाई, तुमसे बड़ा हरामी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा जो कि अपने दोस्त के साथ ऐसा कर भी सकता है। तुम यहाँ पर 15 दिन इस पटाखे के साथ रह रहे थे और मैं वहाँ पर घिसकता रहा, तो तुम मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं कैसा रिएक्शन दूं? तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तो डैनी से खुद को छुड़ाकर शनहाई पीछे जाकर बोलने लगा कि रुको डैनी, तुम जो सोच रहे हो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से मुझे बात करने का मौका भी नहीं दे रहे हो और कंक्लूजन पे कंक्लूजन ही पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हाँ, हमारा बेवकूफ एमसी फॉक्सी की आइडेंटिटी को रिवील करने वाला था, वो भी विदाउट अ डाउट। जो कि देख फॉक्सी पीछे से आराम और धीमी आवाज से कहने लगी कि ली शनहाई, मैं अपनी आइडेंटिटी को मोटल रेम के लोगों को नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ कि तुम कुछ भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी सीक्रेट्स भी मेरे साथ है और मेरी सीक्रेट भी तुम्हारे साथ है। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं भी। और ऊपर से क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अगर अपने दोस्तों को ये डिवाइन रेल्म ये सब कुछ बताओगे क्या वो तुम पर यकीन करेगा? नहीं ना, तो क्या ही फायदा रे। तो शनहाई फॉक्सी की बातों के साथ सहमत होता है और अब वो पूछने लगा चलो अब जबकि तुम्हें बता दिया है ना तो मैं उसे क्या बताऊं जिस पर ये यकीन कर ले? क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। शनहाई खुद से कुछ सोचने लगा और बिना सोचे हुए वो बोलने लगा डैनी, ये जो है ना ये मेरी पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम यूली बताती है। हाँ, ये यूली ये मेरी क्या है? तो डैनी कहने लगा क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ कि तुम कुछ भी बड़ा चढ़ा के इसे बोल दोगे और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? तो फॉक्सी कहने लगी जिसका नाम यूली है, चलो अब मुझे ये हैंडल करने दो, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, उस बेचारों को भी तुम कंफ्यूज कर रहे हो। तो यूली डैनी से कहने लगी जैसा आपने कहा ना कि ये बहुत दिनों से गायब है, वो भी मेरी वजह से, तो बिल्कुल सही बोला, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह के आप सोच रहे हो। हम वो बिल्कुल भी नहीं है जो कि आप सोच रहे हो, बल्कि हम वो है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हम एक्चुअली में मेले में बिछड़े हुए सिबलिंग्स हैं। ये मेले में मुझसे बिछड़ गया था, मेरी माँ
इसको ढूंढती रह गई और ये इतना बड़ा भी हो गया। मुझे वाकई में अपने भाई से दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। डैनी सिबलिंग्स का वर्ड सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गया और बाद में बोला, वैसे मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कब से यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन मुझे तो लगा था कि ली शनहाई एक ऑर्फेनेज है और वो वहीं पर ही रहता था। यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बना रही। टाइम आउट, घंटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑर्फिन का सुनकर फोक्सी के पैरों तले जमीन घिसक गई, क्योंकि वो जब भी इसको कवर अप करने की कोशिश करती है तो कुछ न कुछ शनहाई की अजीब रियलिटी से वो प्लान बिगड़ जाता है और अब और भी ज्यादा नौटंकियां मारती हुई यूली बोलती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑर्फेनेज में ही रहता था, क्योंकि जब उस मेले में ये हमसे बिछड़ गया था तो ये बहुत ज्यादा छोटा था। ये बात सेंस भी बनाती है कि इसका ऑर्फेनेज में होना ही ज्यादा सिक्योर था। हम उस टाइम से इसको ढूंढते ही आ रहे थे, लेकिन इसका नामो निशान तक हमें पता ना था, मगर आखिरकार ये हमें मिल गया और ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है यार। और ये आपसे इसलिए कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जहाँ से हम आए हैं तो वहाँ पर सिग्नल्स काम नहीं करते। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं आपसे शनहाई की तरफ से माफी मांगती हूँ, बट प्लीज होपफुली आप मेरी बात को समझ पाएंगे, और अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और तुम्हारे जैसा दोस्त मैं चाहूंगा हर किसी को मिले। अब बहुत ज्यादा औसम है यार। इतनी नौटंकियों को सुनकर शनहाई कहने लगा, ओए तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो? क्या ये मोटा सांड तुम्हारी बातों में आएगा भी या नहीं? तो डैनी उसकी बातों में आ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर कहने लगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपका ये भाई तो मेरा भी ये भाई, और अगर आपका ये भाई और मैं इसका भाई तो आप मेरी बहन, ठीक है ना? आज से हम सिबलिंग्स हैं, ठीक है? और सिबलिंग्स एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब भी कोई भी इशू आप लोगों को फेस करना पड़ रहा हो तो मुझे जरूर बताना, मैं उसको तुरंत से ही सेट कर दूंगा। ये देख कर के डैनी इतनी पचकानी बातों से उसकी बातों में आ गया तो भैया शनहाई के तो हटके हाथ में आ जाती है। मगर उसकी बातों में आने का रीजन भी उसे पता है, क्योंकि उसकी बातों पर ज्यादा फोकस करने के बजाय उसकी बॉडी पर उसका ज्यादा फोकस था। मतलब कि उसके लुक्स इतने ज्यादा डैजलिंग जो थे। और क्लियर होने के बाद डैनी वहाँ से जा रहा था तो यूली उन्हें बताती है कि हमारे बीच में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और जब वो हम डिस्कस कर लेंगे तो हम आपके पास जरूर आएंगे। भाई फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए। तो डैनी कहने लगा, जरूर, जब भी आप फ्री हो जाए ना तो अब मुझे बुला सकती है, मैं दौड़ता हूँ आपके पास आऊंगा। ये कहकर डैनी ने अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे को बंद करने के बाद उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो कहने लगा, उस बेवकूफ को लग रहा था कि मैं इन बातों में आ गया, या सच में वो मुझे बेवकूफ समझता है? वो जस्ट एक कॉस्प्लेयर है जिसने बिल्ली के कानों को पहना हुआ है, और शनहाई जैसे मूर्ख लड़के को तो इस तरह पटाखा कभी भी नहीं मिल सकती। बस सिर्फ एक पॉसिबल आंसर मेरे दिमाग में मैं सोच सकता हूँ, और वो ये कि ये सिबलिंग्स ही है जो कि मेले में बिछड़ गए थे। वह कितनी ज्यादा नॉवल जैसी ये वाइब दे रहा है। मगर खैर, अब मुझे शनहाई के साथ साथ उसकी बहन का भी, जो कि मेरी भी बहन है, इसका भी ख्याल रखना होगा। टन 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 टन। जिसके बाद सीन दोबारा से यूली पर आता है और वो कहने लगी कि मामला जल्दी से इसलिए निपट गया क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो है वो बड़ा ही बेवकूफ निकला, जिसको बात की कोई समझ में नहीं। वरना तो मुझे ऐसा लगा था बस हम दोनों का जो सीक्रेट है वो तीसरे को भी पता चल जाएगा। चलो, ये शुक्र है कि उसको 1% भी शक नहीं हुआ और वो यहाँ से चल बसा। और इसके अलावा यीलू शनहाई से ये भी कहती है कि वो उसे ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाएगी, मगर अभी नहीं, बाद में, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो अंडरवर्ल्ड के गेट को ढूंढना है, और वहाँ पर यीलू के हिसाब से उनको इवनिंग में ही जाना पड़ेगा। ब्रीदिंग टेक्निक का ऑब्वियसली शनहाई को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज हुआ। मगर क्यूरियस होकर वो पूछने लगा कि अगर वो ब्रीदिंग टेक्निक्स को सीख लेता है तो क्या वो सुपरनेचुरल पावर्स को बाद में सीख लेगा क्या? और सुपरनेचुरल पावर से उसका मतलब 72 ट्रांसफॉर्मेशन से है। अब ये किस चीज के बारे में ये बकबक कर रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर यीलू इसके साथ हाँ में जवाब देती है और वो कहने लगी कि सिर्फ कुछ ही लोग उस टॉप स्किल्स के बारे में जानते हैं, इसलिए खुद को कुछ ज्यादा ही शाना मत समझना और न ही मुझसे ये एक्सपेक्ट करना, क्योंकि हमारी तरह डेमी ह्यूमन जितने भी हैं, जिनको अंडरग्राउंड वर्ल्ड के इंफीरियर डीमंस भी कहते हैं, तो उनको ब्रीदिंग टेक्निक्स की सिर्फ बेसिक्स ही पता है। मगर यीलू उस पर इतना तो एहसान कर सकती है कि उसे बेसिक्स के अलावा डिमेंटोर टेक्निक जरूर सिखाएंगी, जो कि बेसिक्स से तो ज्यादा ही अच्छा है। और अगेन ऑब्वियस सी बात है कि उसको घंटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और डिमेंटोर टेक्निक का तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में जो इस वर्ड को सुनने के बाद जो इमेज बनी है तो वो आप लोग पैनल में देख सकते हो, जिसका वो ये सोचकर इस बात को मना करता है कि नहीं, उसको वो चीज नहीं सीखनी। मगर अगर वो एक्सरसाइज को सीख लेता है तो एनर्जी डिप्लीशन तो कम हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा कल्टीवेशन ट्रेनिंग से उसको क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती है और क्या गेन होगी। तो यीलू बोलती है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा, क्योंकि उसको खुद भी पता है
कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास 3 साल का टाइम है तो गारंटीड वो 3 साल बाद मरेगा, लेकिन कल्टीवेशन स्किल्स को सीखने के बाद वो अपनी लाइफ स्पॉन को ज्यादा कर सकता है और कुछ केसेस में तो इमोर्टैलिटी भी बंदे को नसीब होती है। इसके अलावा यीलू ये भी बताती है कि उसके साथ स्ट्रॉन्गर डिवाइन सेंस है और बॉडी भी, और वो इन दोनों चीजों को लेकर अपनी कॉम्बैट पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर प्रॉब्लम सिर्फ उसको ये फेस करनी पड़ रही है कि यीलू कॉम्बैट टाइप की नहीं है, उसको कॉम्बैट टाइप की कल्टीवेशन नहीं आती, तो वो इस पर तो उसको कोई भी एडवाइस नहीं दे सकती। चलो अब इसके बाद वो उसे कुछ किताब दे देती है, वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शन, जिसको वो इससे पढ़कर सीख सकता है। अब तक वो आराम लेने का ठान लेती है और इवनिंग तक वो आराम करेगी, क्योंकि इवनिंग में उनको अंडरवर्ल्ड के गेट को भी तो ढूंढना है। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस किताब पर बेसिक डीमन ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिखा हुआ था, जो कि देखकर शेनहाई भड़क उठा और वो कहने लगा कि क्या यीलू को ये लगता है कि वो एक डीमन है क्या, इसलिए उसने उसे एक मैनुअल दी है जिसमें डिमोनिक कल्टीवेटर की एक्सरसाइज की ब्रीदिंग टेक्निक्स हो। तो यीलू को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और जाने से पहले वो कहने लगी शुरुआत उसको बॉडी टेम्परिंग से ही शुरू करनी होगी, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है और इससे ये मरने नहीं वाला अगर वो डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को सीख लेता है। ये कहकर वो दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देती है और एक लंबी सी सांस लेकर वो बेड पर कूद पड़ी और वो बोली कि चलो फाइनली अगर वो अपने अंडरवर्ल्ड के रेल्म में तो नहीं लेकिन मॉर्टल रेल्म में आराम करने को तो उसे मौका मिला, जिसका वो भरपूर फायदा उठाएगी, क्योंकि चैन की नींद उसे कभी भी अंडरवर्ल्ड के रेल्म में नहीं मिली, इसलिए वो सोने के लिए भी बेताब थी। मगर बाहर हमारा येन है, जिसको अब तक इस बात के समझ में नहीं आ रहा था कि उसका इस बात से क्या मतलब था कि इससे वो मरेगा नहीं। मगर खैर व्हाटएवर, वो इसके बारे में ज्यादा सोचेगा नहीं, बस जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और ये मैनुअल मेरे हवाले किया है बस उतना ही उसे करना होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए टॉप प्रायोरिटी जिंदा और लंबा अरसा रहने का है, ना कि कॉम्बैट का, कि अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो कॉम्बैट वो कैसे सीखेगा। तो बुक को खोलकर और उसके पहले पन्ने को पढ़ते हुए उस किताब को लिखने वाला बंदा, उनसे हमें ये पता चलता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, और लिविंग बीइंग्स में तो डीमंस भी आते हैं, इसलिए डीमंस भी कल्टीवेटर बन सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने ये बुक लिखी है जिनमें तीनों रेल्म्स की नॉलेज लिखी हुई है, और इस किताब को लिखने का उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई कमजोर ना रह जाए और उनके साथ अत्याचार ना हो। कल्टीवेशन के 9 स्टेजेस हैं, इनमें से पहला मेटेरियन रिफाइनिंग होती है, दूसरा कोर कंडेंसेशन होता है, तीसरा बॉडी टेम्परिंग होता है, फोर्थ पर कोर बियरिंग होता है, फिफ्थ पर अर्थ इमोर्टल होता है, सिक्स पर अनबाउंड इमोर्टल होता है, सेवंथ पर हेवन इमोर्टल होता है, 8 पर डिवाइन इमोर्टल और 9 पर गोल्डन इमोर्टल होता है। एक डीमन के लिए बॉडी टेम्परिंग को सीखने के बाद उसे इंसानों की तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज और टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इसी से ही वो अपनी लिमिट्स को तोड़ सकता है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, जिनमें पहला माइक्रोकॉस्मिक होता है जो कि आपके बेली बटन के नीचे ही सर्कुलेट करता है और एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा जो कॉस्मिक सर्कुलेशन होती है तो वो पूरी बॉडी को कवर अप करती है। और इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए 6 साइकिल्स जैसी कॉस्मिक सर्कुलेशन और 3 साइकिल ऑफ कॉस्मिक सर्कुलेशन चाहिए होती है, और बहुत कुछ, क्योंकि अगर मैंने बोला तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार एक्सप्लेनेशन कर रहे हो या फिर बकवास कर रहे हो। मगर चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन येनहाई की बॉडी कल्टीवेट कर रही थी और उसके आसपास ब्लू कलर के फ्लेम्स यानी कि एनर्जी निकल रही थी, और देखते ही देखते इवनिंग का टाइम भी हो जाता है। यीलू नींद से उठ जाती है और अपनी नींद से वो काफी खुश थी, क्योंकि इतनी चैन की नींद उसे कभी भी नसीब नहीं हुई। उठने के बाद कि वो कितनी ज्यादा सो गई है तो वो खुद भी हैरान थी, क्योंकि इतनी जल्दी अंधेरा भी हो गया, वो भी इतना गहरा, तो इतना तो उसका प्लान नहीं था। वो कमरे से बाहर आकर शेनहाई को बोली कि ली शेनहाई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं बहुत ज्यादा सो गई थी। तो शेनहाई को डीप मेडिटेटिव स्टेट में देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है, और सिर्फ एक नजर उसको देखकर वो समझ गई कि इसके पास टैलेंट तो भरकर है। पहला ओएनएक्स मेडालियन जो है उसको अपने साथ कंबाइन करा, और अब ये तो इस इंसान में जरूर कोई खास बात तो जरूर है। और डीप मेडिटेटिव स्टेट से बाहर निकलने के बाद वो रियलाइज ही नहीं कर पाता कि वो कितनी देर तक मेडिटेट कर रहा था, और वो यीलू से बोला, अरे तुम तो उठ गई हो, चलो अब जबकि दोनों फ्री हैं तो चलो चलते हैं। दोबारा से ऑर्चिड स्ट्रीट पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर उस 15 दिनों में यीलू पहले भी आई हुई थी, वो भी बार बार और लगातार, लेकिन यहाँ पर गेट के अपीयर होने का कोई भी साइन नहीं था और आज भी नहीं है। तो शेनहाई बोलने लगा, शायद उस डेट
के हिसाब से कुछ न कुछ कनेक्शन हो सकता है, यानी कि तारीख, क्योंकि लास्ट टाइम जब गेट अपीयर हुआ था तो वो घोस्ट फेस्टिवल की डेट थी और एडिशनली जो कि उसका बर्थडे डेट भी आता है। तो यीलू कहने लगी कि अब ये मत बताना कि हमें अगले साल तक वेट करना होगा, उनको जरूर दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जितना जल्दी वो अंडरग्राउंड रेल में जाएंगे तो उतना जल्दी उनका प्रोसेस शुरू होगा। जिसके बाद यीलू शनहाई से कहने लगी कि वो अपने फोन पर उन जगह को सर्च करे जहाँ पर मिथ यानी कि अफवाहों से भरी हुई है। इसका जब यीलू से वो पूछा तो वो कहने लगी स्पिरिचुअल की मॉडल रेल में पूरी तरह से खत्म हो गई है, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि हर एक जगह पर स्पिरिचुअल की जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। कहीं न कहीं स्पिरिचुअल की उनको जरूर फील होगी। और अब क्या वो बता सकता है कि डीमन कहाँ पर जाते हैं, वो भी स्पिरिचुअल की को ऑब्टेन करने के लिए। जिस पर शनहाई मुस्कुराते हुए कहने लगा कि वही जहाँ पर लोग अफवाहें फैलाते हैं और जहाँ पर अफवाह होती है तो वहाँ पर शायद से एंट्रेंस भी होगा। मगर जब उसने सर्च करा तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लेजेंड्स और मिथ्स आए, जिनमें से कुछ झूठ और कुछ सच भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही थे। जिसके बाद सीन दोबारा शनहाई के घर पर आया और हम देखते हैं यूली और शनहाई को, जिसमें शनहाई उसे बता रहा था कि उन्होंने वो सब कुछ ट्राई कर लिया है जिनके बारे में वो सोच सकते थे, मगर अंडरवर्ल्ड का जो गेट है ना तो वो उनको नजर आया और ना ही वो ये क्रिएट कर सकते हैं। और अब सिर्फ एक ही चारा है कि उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। जो ही शनहाई ने अपनी बात को खत्म किया तो यूली उसके करीब आती है। वो मुस्कुरा रही थी और उसको देखकर शनहाई अपने मन ही मन कहने लगा कि ये यूली उसके करीब क्यों आ रही है, क्या उसको मैं पसंद आ रहा हूँ, क्या मैं इतना ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हूँ क्या कि डेमी ह्यूमंस भी मेरे प्यार में पागल हो रहे हैं। मगर सिर्फ वो खुद को हैंडसम नहीं बल्कि यूली भी उसके हिसाब से काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और उसकी खूबसूरती को देखकर शनहाई कहने लगा कि क्या इसका बॉयफ्रेंड होगा भी या नहीं। मगर खैर वो अपनी पचकानी सोच पर जब दोबारा गौर डालता है तब वो सोचता है कि चलो अगर इसका बॉयफ्रेंड ना भी हुआ तो एक डेमी ह्यूमन और एक ह्यूमन एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं, ये तो कभी भी हो नहीं सकता और ये नामुमकिन जैसी बात है। और अगर हो भी जाता है और हम दोनों का बच्चा भी हो जाता है तो उसका नाम क्या रखेंगे। मतलब कि सिर्फ यूली के करीब आने पर शनहाई इतना ज्यादा आगे सोच लिया है कि उसने बच्चे का नाम तक सोच लिया था। मगर जब उसकी बातें खत्म हुई तो यूली उस पर कूद पड़ती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और जितना उसने सोचा था तो ये चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल और डरावना होता है, मतलब कि किसी को किस करना। तो उसके फट के हाथ में आ जाती है और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल होता है। मगर बाद में पता चला कि यूली तो दोबारा अपने फॉक्स फॉर्म में आ चुकी है और वो उसी जगह सोफे पर सो जाती है। और अपनी एनिमल वाली फॉर्म में आने के बाद यूली कहने लगी कि इस फॉर्म में आने के बाद चाहे वो जितनी बार भी बोले लेकिन इसमें सुकून काफी ज्यादा होता है। मगर इस फॉर्म में आने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी यूज होती है। और अब जबकि ये बात वाज़े हो गई है कि वर्ल्ड रेलम पर कोई भी स्पिरिचुअल की नहीं है तो उसकी स्किन कंडीशन भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मगर बस उसकी बॉडी से जो भी स्पिरिचुअल की निकल रही है तो उसके करीब आकर ही यूली को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, खास करके तो यूली ने। इसलिए वो कहने लगी कि इतना तो वो डिजर्व करती ही है अगर वो उसकी स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब कर रही हो। ये जानने के बाद कि यूली उसके करीब सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल की जो है वो बाहर निकल रही है, वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। इतना डिसअपॉइंट कि वो कहने लगा कि मुझे तो छत से कूद जाना चाहिए। मैं कहाँ कहाँ तक सोच लिया। शनहाई के फेस के एक्सप्रेशन को देखने के बाद यूली कहने लगी तुम्हारा मुंह इस तरह लटका हुआ क्यों है, लेकिन सुनो तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा लटक रहा है। वैसे खैर उसको भी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या मेरी ह्यूमन फॉर्म अच्छी है या फिर मेरी ये फॉक्स वाली, या फिर मैं गलत हूँ, तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में ही मैं अच्छी लगती हूँ। हमारा शनहाई टमाटर की तरह लाल हो जाता है, वो भी उसकी फ्लर्टिंग को देखकर, और शर्माते हुए वो बस कहने लगा नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, फॉक्स वाली फॉर्म से काम चल जाएगा, हाँ ह्यूमन फॉर्म में आने की कोई भी जरूरत नहीं। हालांकि यूली को पता था ये कुछ अजीब गरीब ही सोच रहा था। इसके बाद यूली अब एक लैपटॉप मांगती है कि क्या उसके पास कोई लैपटॉप है, तो एक्सपेक्टेडली उसके पास एक लैपटॉप जरूर होता है। मगर शनहाई जानना चाहता है कि उसको लैपटॉप के बारे में कैसे पता और क्या उसे यूज करना आता है। तो यूली कहने लगी कि क्या तुम मुझको नीचा दिखा रहे हो, ह्यूमन होने की वजह से ये मत समझ लेना कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यूली से पता चलता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे अंडरवर्ल्ड में मरने के बाद रीइंकार्नेट होकर जाते हैं। तो इसलिए मुझे मॉडल रेल्म में जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में पता है, समझे ना। हमारे अंडरवर्ल्ड में एक बंदा आया था, वो भी रीइंकार्नेट होकर, उसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चला और हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस भी हो गई, जो कि अर्थ वाली टेक्नोलॉजी से तो बहुत ज्यादा बेटर है। उसको हम मिस्टर जॉब्स कहते हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड के इंस्टाग्राम के एक ब्रांड और सीईओ है। डैम, स्टीव जॉब्स की बात तक भी पहुंच गई और इंस्टाग्राम भी आ गया इसमें। मगर खैर इस बात को छोड़ो, यूली ने एक वेबसाइट को लेकर सर्च किया है और जो ही उसने इंटर दबाया तो एक वेब पेज ओपन होती है
क्योंकि ओपन होता हुआ देख यूली कहने लगी कि ऑसम, अब हम इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए था। इसमें लॉगिन करने से पहले यूजर को 100 सवालों का जवाब देना होगा, वो भी डिमोनिक कल्टीवेशन के बारे में। इस पर यूली को कंफर्म करना ही पड़ता है और तो रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाती है। ये वेबसाइट दरअसल मॉर्टल रेल्म से डिमोनिक रेल्म के साथ कांटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यूली खुद भी इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं है कि आखिर ये क्यूब बनाई गई और वर्ल्ड के कल्टीवेटर ने या अभी तक इनको इस्तेमाल करा है या नहीं, लेकिन वो जिस चीज को लेकर आए हैं तो वही उनको ढूंढना होगा। यहाँ पर वो लोग टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए और अब वो ब्राउज कर रहे थे, वो भी मैसेज बोर्ड्स को लेकर, ताकि उनको किसी जगह के बारे में पता चल जाए जहाँ पर अंडरग्राउंड की एंट्रेंस के बारे में उनको पता लग जाए या फिर कोई सुराग। और तो इस वेबसाइट के बारे में शेनहाई को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उस वेबसाइट में जितने भी इंफॉर्मेशन मौजूद थे तो उनको देखकर उसके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई कि वो खुद भी हैरान रह गया कि एक ऐसी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में मॉर्टल रेल्म के लोगों को नहीं पता। ये तो एक रहस्य में एक अलग ही दुनिया है। और धीरे धीरे करके जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में थी तो वो सारी की सारी इस वेबसाइट को लेकर क्लियर हो रही थी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड थी वो भी ब्राउज करते करते उसे समझ में आ रहा था। और पूरी रात उस वेबसाइट पर इन लोगों ने ब्राउजिंग ही की और स्क्रॉल डाउन ही किया और इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, वो भी इतनी कि सुबह भी हो गई। और हमारा सीन जाता है विक्टर्स बॉक्सिंग जिम पर, जहाँ पर हम कुछ लोगों को बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं। पंचिंग बैग को वो काफी दमदार घूंसे मार रहे थे और यहीं पर ही हमारे मेन कैरेक्टर और यूली आए हैं, जिसमें से हमें पता चला कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आए हैं, वो भी अंकल ली नामी एक बंदे के पास आकर। बस वो रिजाइन देने का रीजन सिर्फ एक पर्सनल रीजन को लेकर कहता है कि कुछ पर्सनल रीजंस को लेकर को रिजाइन करना पड़ रहा है। अंकल ली शेनहाई को देखकर कहने लगे कि पहले तो वो इतने दिनों तक गायब रहा और जब वो आया तो वो रिजाइन दे रहा है, और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हें अपनी सिबलिंग्स भी मिली जो कि तुम मेले में उनसे भटक गए थे। ये काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन डैनी ने मुझे सब कुछ बता के समझा दिया। शेनहाई को मजबूरन उनकी बातों के साथ एग्रीड करना पड़ता है और वो कहते हैं जी जी, डैनी ने जो भी बताया वो एकदम सच है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इन सालों में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए। होपफुली आप मेरी बात को और मेरी रिक्वेस्ट को समझ पाएंगे कि मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूली भी अपनी नौटंकी को शुरू करके अंकल ली को थैंक यू बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल ली, आपने मेरे भाई का इतना ध्यान रखा, तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अब मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ, ये इसलिए रिजाइन कर रहा है क्योंकि हम अपने होम टाउन दोबारा वापस जा रहे हैं, वापस अपने पेरेंट्स की कंपनीज को संभालने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी तहे दिल से। जो ही यूली ने अपनी बात खत्म की तो वहाँ पर एक ग्रज वाला ऑरा उन लोगों को फील हुआ, जो कि यूली और शेनहाई को ही फील हो रहा था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि डैनी की ओर से ही आ रहा था। डैनी रो रहा था और वो भी इस बात को लेकर ये लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने अपना इरादा पक्का कर लिया है तो वो जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर एड्रेस भी भेज दे, और जब वो वापस पहुंचे तो उसको जरूर बताना, बस इतना ही वो इंसिस्ट करेगा। अंकल ली बाद में शेनहाई से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और अब तुम्हारे लिए सब कुछ समेटते हैं। फाइनली तुम्हें अपनी फैमिली मिल गई, इसलिए मैं समझ सकता हूँ तुम्हें अपनी फैमिली कितनी याद आ रही होगी। तुम मिलना चाहते हो और सब कुछ ठीक करना चाहते हो जब तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मगर अंकल ली भी कहते हैं कि चलो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम टच में जरूर रहेंगे, एक दूसरे को भुलाएंगे नहीं। अंकल ली शेनहाई के रिजाइन के लिए उनको कुछ फंडिंग्स भी देते हैं जो कि $10,000 थे। और तो इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर शेनहाई कहने लगा कि नहीं, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। तो पीछे से उसके कंधे पर डैनी हाथ रख के बोला कि वो जो 15 दिन मैंने तुम्हारे लिए रगड़ा खाया था ना, तो इसको मेरी तरफ से एक प्रेजेंट ही समझ लो। तुम मेरे लिए काफी खास दोस्त हो, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। मैं एक बच्चा था जिसको अपने पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था जस्ट एक डिवोर्स की वजह से, और तुम एक अनाथ, तो हम दोनों सेम हैं। मैं शायद वो याद होगा ना कि वो तेज बारिश जब हो रही थी और हम दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ हैंड शेक करे थे और मिले थे, तो वो ये सब का सब हमारी किस्मत थी। और अब हमें देखो कितने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े कि तुम्हें अपनी फैमिली तक मिल गई है। इसलिए तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में हम दोनों के बीच में जो वक्त गुजरा है ना, मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा, ये मेरा वादा है। जाने से पहले अपने पेरेंट्स के लिए कुछ न कुछ अच्छा खरीद कर जाना, मेरी तरफ से भी हाय बोलना, और जब हाय हेलो हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करके जरूर बताना कि तुम पहुंच गए हो, और कभी कभी हमसे मिलने के लिए भी आ जाना जब तुम्हारे पास टाइम हो। ये जगह तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुली रहेगी और तुम्हारा वेलकम हम करेंगे, वो भी हमेशा के लिए। वो कुछ ज्यादा ही ब्रो वाली बातें कर रहा था कि अंकल ली आकर उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का देते हैं। दूर फेंक कर अंकल ली बोले, तुम्हारी उम्र को देखो और मुझसे भी बड़ों वाली तुम्हारी बातें हैं,
मेरे होते हुए तुम इससे कैसे कैसे वादे कर रहे हो, ये तुम मुझे कहना चाहिए था, तुम क्यों बोल रहे हो बदतमीज। इसके बाद यूली उसका हाथ पकड़कर कहने लगी कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपने भाई का जरूर अच्छे से ध्यान रखूंगी, आपको फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद पीछे से एक और बंदा कहने लगा, वेल वेल ये देखो कौन वापस आया है, ये मेरा वही पंचिंग बैग है ना, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा था, खास करके मेरे मसल्स काफी ज्यादा इच कर रहे हैं, उनमें गुदगुदी हो रही है यार, तुम कहाँ मर गए थे। अच्छा तो इस बंदे की बातों को सुनकर ये लगता है कि ये जिम का एक बुली है जो कि शनाई को तंग करता है। सबसे पहले उस बंदे की नजर यूली पर जाती है और वो कहने लगा कि इस तरह की पटाखा तुम्हें कहाँ से मिली है, मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम्हारे पास भी इस तरह की एक पटाखा होगी, और हाँ तुम वापस आए हो, चलो हम दोनों हमेशा की तरह बॉक्सिंग सीखते हैं। तो उस बंदे को अंकल ली मिस्टर ही करके बुलाते हैं और यूली के बारे में भी बताते हैं कि ये शनाई की सिस्टर है, क्योंकि शनाई यहाँ से जा रहा है, तो आज के बाद इसके बारे में भूल जाओ, कभी भी तुम दोनों एक साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, और अगर तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है तो तुम्हें बॉक्सिंग जिम में किसी और को चुनना पड़ेगा, वो भी अपने एक बॉक्सिंग पार्टनर के तौर पर। मिस्टर ही अंकल ली की बात को सुनकर शनाई को काफी कसकर पकड़कर कहने लगा, क्या सच में तुम सच में जा रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं था, अगर तुमने मुझे इस तरह धोखा देने की हिम्मत भी कैसे करी यार, जो पहले पता होता तो मैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसी और को पहले से ही चुन लेता, मगर ये बताओ ऐसा कैसे जाना हुआ यार। जाने से पहले मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन तो जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस के लिए मैंने डबल पे किया। शनाई इस बात के साथ एग्रीड करता है कि उन्होंने डबल ही पे किया, और वो बोले अभी इमरजेंसीज हैं, तो इमरजेंसीज जैसी खत्म हुई तो वो उनके पैसों को लौटा देगा, और हाँ आपका शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर ही कहने लगे कि फैमिली के नाम पर तुम्हें सिर्फ ये पटाखा ही मिली है, या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिले भी हैं या नहीं, और बच्चे ये पैसों को लेकर नहीं बल्कि तुमने मेरा स्केड्यूल बिगाड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा यार, और अगर भरपाई ही करनी है तो चलो तुम्हारी सिस्टर के साथ अगर मुझे डिनर करने की इजाजत तुम दे देते हो, यानी कि एक डेट पर, तो मैं शायद तुम्हारी इस हरकत को भी माफ कर दूं, और तब हम बराबर हो जाएंगे। एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसे कमीना बुलाता है। तभी यूली ने बोला कि आर्ग्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो एक बॉक्सिंग मैच खेलते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यूली मजीद मस्का लगाती हुई कि मैंने सुना आप बॉक्सिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे भी देखना है, तुम दोनों को एक बॉक्सिंग मैच खेलना चाहिए, और अगर आप जीत लेते हैं तो आप फिक्र मत करिए, मुझे आप डिनर पर भी ले जाएंगे, लेकिन मैं खुद उस डिनर के पैसे भी दूंगी, इतनी ऑफर में देती हूँ आपको। मिस्टर ही विदाउट अ डाउट कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि चलो ठीक है, आई मीन मैं शोखिया तो नहीं मानना चाहता, लेकिन तुम्हारा भाई कभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने ही उसे सब कुछ सिखाया है। मगर खैर अब बहुत देर हो गई है, डिनर के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो चलो अब शुरू करते हैं।